हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अब तक हमने क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज भी पढ़ लिए हैं। चैप्टर 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक को भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या इनकी नीड है, क्या ये इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्यों इनकी जरूरत पड़ी। हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग आता है। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो गाइडलाइंस होती हैं जो ये बताती है हाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक तो ये बताती है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मोर ओवर ये भी बताते हैं कि उनको कैसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैसे हम उनको प्रेजेंट करते हैं, कैसे डिस्क्लोज करते हैं, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, रिलायबल रहे और क्या रहे, कंपेरेबल रहे। तीन चीजें बोली इसने, क्या क्या? कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। देखो, अब ना बहुत से लोगों के मन में ये डिफरेंस आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि मैंने दोनों के बारे में ही क्या बोला, रूल्स। मैंने इससे पहले जब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। और आज मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी बोल रही हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। देखो, ये दोनों रूल्स तो हैं, गाइडलाइंस तो हैं, प्रिंसिपल्स तो हैं, बट इनमें ना कुछ डिफरेंस है। जैसे कि मैंने अकाउंटिंग, पहले हम कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पर चलते हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट था, फुल डिस्क्लोजर था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो इन जनरल बात करते थे, ब्रॉडर सेंस में इन जनरल बात करते थे। पर हम आज की क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक। वो जिससे रिलेटेड होते हैं ना, वो उसी की ही बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो किससे रिलेटेड है? वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो वो अपने इस पूरे स्टैंडर्ड में ना सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा, इन्वेंट्री की बात करेगा, स्टॉक की बात करेगा। तो आई होप क्लियर होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। बहुत से बच्चों को पेपर में कंफ्यूजन रहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन भी रूल्स और गाइडलाइंस है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी रूल्स और गाइडलाइंस है। नहीं, दोनों में मेजरली डिफरेंस है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरल सेंस में बात करते हैं, ब्रॉडर, सबको लेकर चलते हैं, पूरे अकाउंट्स की, पूरी बिजनेस की जितनी ट्रांजेक्शन है उनको लेकर चलते हैं। बट अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, ये जनरल नहीं होते हैं, ये जिससे रिलेटेड होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल उठाते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। हम पढ़ेंगे भी चैप्टर, सॉरी, क्लास 12th का हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कैश फ्लो से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये सिर्फ कैश फ्लो की ही बात करेगा और किसी चीज की बात नहीं करेगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 3 पार्ट में कैटेगराइज किए मैंने यहाँ पर। पहले आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दूसरे आते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तीसरे आते हैं हमारे इंडेस। देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे आईएफआरएस। इनके एक तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए पेपर के लिए। आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये कौन इशू करता है? इसको इशू करती है IASB। आपको इसकी भी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये क्या है? ये बेसिकली ना ग्लोबल यूज किया जाता है, ग्लोबली। इनका जो यूज किया जाता है वो ग्लोबली यूज किया जाता है। देखो, हमें पता ही है जब 1991 में एलपीजी आ गए, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा ट्रेड है वो डोमेस्टिक ट्रेड नहीं है, वो इंटरनेशनल है। तो जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी टेक्निक्स है, मेथड्स है, वो ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। तो आईएफआरएस कहाँ यूज होते हैं? वो ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। इनको बनाता कौन है? आईएएसबी बनाता है, आईएएसबी इशू करता है। आईएएसबी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसके बाद आते हैं गैप, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ। गैप मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये ना बेसिकली कहाँ से लिए गए हैं? यूएस से लिए गए हैं।
और ये कहाँ यूज होते हैं बेसिकली, ये यूएस में ही यूज होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको इसकी भी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। और अगर पूछे कि ये प्राइमरली कहाँ यूज होते हैं, प्राइमरली इसे यूएसए से लिया गया, यूएस के नेशंस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंड एएस, जो कि अभी अभी रिसेंट लॉन्च हुए थे 2015-16 के अराउंड, जिनको लेटेस्ट एक्सेप्ट किया गया था। जो आईएफआरएस है ना, वो क्या है, कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स है। क्या है इंड एएस, क्या है, कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स हैं। किसके थ्रू इश्यू किए गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। किसके थ्रू इश्यू किए गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। देखो एक तो है, सब बच्चों के माइंड में ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक तो है हमारे एएस और एक है हमारे इंड एएस, क्या डिफरेंस है दोनों में। एएस तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो पहले 32 होते थे और आज की डेट में 29 है, वो तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही है। इंड एएस क्या है, जिसको ना आईएफआरएस के साथ कन्वर्जेंस में लाया गया। आईएफआरएस के साथ कन्वर्जेंस में लाया गया मतलब जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आईएफआरएस है ना, वैसे अगर हम ग्लोबल ट्रेड में डील करते हैं, जब हम ग्लोबली डील करते हैं, तो हम किनको फॉलो करते हैं, हम एएस को फॉलो ना करके किसको फॉलो करते हैं, इंड एएस को फॉलो करते हैं। मतलब इसकी फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये है क्या, जो कन्वर्जेंस में मतलब आईएफआरएस के पैरेलल स्टार्ट किए गए, ताकि ग्लोबली हमारी अकाउंटिंग क्या रख सके, हम सेम रख सके। आई होप मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना क्यों रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव है हम क्या ला सके, यूनिफॉर्मिटी ला सके। क्या ला सके, यूनिफॉर्मिटी ला सके। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी पॉलिसीज क्या हो सके, स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पॉलिसी बन सके, प्लस वेरिएशन हट सके। देखो हम यूनिफॉर्मिटी तब लाएंगे ना, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, समानता। सब बिजनेसेस की जो अकाउंटिंग है वो सेम हो। वो कब हो पाएगी, जब वेरिएशंस डिफरेंसेस हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जब वेरिएशंस रिमूव होंगे तो यूनिफॉर्मिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अगर हम बात करें पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी को लेकर आना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या, रिलायबिलिटी को इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना, रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास, कि आप क्या करो, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से फॉलो किए जाने चाहिए ताकि आप विश्वास ला सको किस किस के बीच में, जितने भी यूजर्स है, चाहे वो एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो क्या रख सके, विश्वास रख सके। विश्वास कब रख पाएंगे, जब आपने हर चीज को वेरीफाई कर रखा होगा, प्रॉपर वाउचिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इनवॉइसिंग होनी चाहिए हर चीज की, ताकि वहां पर रिजल्ट्स क्या हो, रिलायबल हो। नेक्स्ट आता है थर्ड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास, एंश्योर कंपेरेबिलिटी। कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, आपको हेल्प करते हैं दो तरीके से कंपैरिजन करने में। चाहे आप इंट्रा फर्म कंपैरिजन करो, मतलब खुद का खुद से, चाहे आप इंटर फर्म कंपैरिजन करो, मतलब अपनी फर्म का दूसरी फर्म से। तो ये आपको कंपेरेबिलिटी करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, तीन ऑब्जेक्टिव की हमने बात की। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, ये यूनिफॉर्मिटी लाने में हेल्प करे, मतलब ये इंश्योर करे कि यूनिफॉर्म हो हमारे अकाउंट्स। दूसरा, ये हमारे अकाउंटिंग को क्या बनाए, रिलायबल बनाए। तीसरा, ये हमारे अकाउंटिंग को क्या बनाए, कंपेरेबल बनाए, कि आप क्या कर सको, इजीली कंपैरिजन कर सको। आप इन कीवर्ड्स को याद करोगे पेपर के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर वाइस वर्सा उल्टा क्वेश्चन बन जाता है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज की ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप क्लियर होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यूनिफॉर्मिटी लाना है, रिलायबिलिटी लाना है, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेरेबल बनाना है, ताकि आप अपने फर्म में या तो अपनी फर्म के साथ कंपेयर कर सको अपने रिजल्ट्स को, वरना दूसरी फर्म्स के साथ क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको। नेक्स्ट आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के यूजेस क्या क्या है, मतलब इसकी यूटिलिटी क्या है। अगर हम यूटिलिटी की बात करें, पहला है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। देखो एक वर्ड होता है शेयर होल्डर और एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर, दोनों में डिफरेंस होता है। एक वर्ड होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, और एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर। क्या डिफरेंस है, शेयर होल्डर का मतलब तो क्या होता है, जिन लोगों ने हमारी कंपनी में क्या किया हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो हमारे जिन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, वो हमारे क्या है, शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जितनी भी पार्टीज कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो मनी लेंडर्स हो, कोई भी पार्टी, मतलब जितनी भी पार्टी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, उनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं स्टेक होल्डर।
और शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो आप ध्यान रखोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि शेयर होल्डर बहुत ही नैरो टर्म है और स्टेक होल्डर बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। अब सबसे पहले यूटिलिटी क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? ये क्या करता है? इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर कर। सेकंड आता है फैसिलिटेट ऑडिटर। अब ऑडिटर को कैसे फैसिलिटेट करता है कि प्रॉपर ना जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, हर चीज को फॉलो किया जाता है ना, स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस को फॉलो किया जाता है, तो ऑडिटर को हेल्प हो जाती है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर कर ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो मैनिपुलेशन को कंट्रोल करता है, वो बायसनेस को रिमूव करता है, तो जिसके थ्रू क्या होती है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और फोर्थ आता है सपोर्ट लीगल कॉम्प्लायंसेस की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको हेल्प करता है जब आप अपनी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग बना रहे हो, रिपोर्टिंग बनाते हो, जो भी रूल्स रेगुलेशन है आप उनको क्या करो, फॉलो करो। तो ये थी इसकी यूटिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये ना कि हमारे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो आप इसको ना कैग से याद रख सकते हो। मैंने अपने लिए तो इसको कैग से याद ही रखा है। 3 अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है हमारी? फंडामेंटल है। सी फॉर कंसिस्टेंसी, ए फॉर एक्यूरल एंड जी फॉर गोइंग कंसर्न। ये 3 हमारे क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। यहाँ लिखा भी हुआ देखो, फर्स्ट क्या है हमारी? गोइंग कंसर्न, सेकंड क्या है हमारी? कंसिस्टेंसी, और थर्ड क्या है हमारी? एक्यूरल। तो वन बाय वन मैंने इनको बताया भी हुआ आपको, अगर आपको ध्यान नहीं है इनके मीनिंग तो आप जो है हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाली क्लास जाकर इनको देख सकते हो। गोइंग कंसर्न मतलब आप लंबे समय तक चलोगे, आप अपनी बिजनेस को अभी कमिंग टाइम में जो है क्लोज नहीं करने वाले हो। इसी के अकॉर्डिंग हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक वैल्यू पर, ना कि मार्केट वैल्यू पर। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से भी क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट आती है कंसिस्टेंसी, हमारी कन्वेंशन होती है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? आप ईयर बाय ईयर सेम मेथड्स को, सेम टेक्निक्स को फॉलो करोगे ताकि आप इंटर फर्म और इंट्रा फर्म क्या कर सको? कंपैरिजन कर सको। लास्ट आता है एक्यूरल। लास्ट आता है एक्यूरल। एक्यूरल तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही अपलोड किया है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, कि आप रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को कब रिकॉग्नाइज करते हो? रेवेन्यू जब क्या हो जाते हैं? अर्नड हो जाते हैं, और कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जब इंकर्ड हो जाते हैं। मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैश मिला या नहीं मिला, आप साथ के साथ रिकॉर्ड कर देते हो जब रेवेन्यू अर्नड होता है और एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं। आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है? इनका मीनिंग तो देखो याद होना ही होना चाहिए। जो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन का चैप्टर पढ़ा था उनके अकॉर्डिंग मीनिंग तो होना ही चाहिए। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है? सीधा क्वेश्चन बनता है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप इसको पेपर में एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, कैग से। किससे याद रख सकते हो? कैग से। सी मतलब कंसिस्टेंसी, ए मतलब एक्यूरल, और जी मतलब गोइंग कंसर्न। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईएफआरएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कौन कौन बनाता है? आई ए नहीं, सॉरी, आईएफआरएस। तो यहाँ पर हम आईएफआरएस की बात करते हैं। आईएफआरएस क्या है? देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी था, जैसे हमारे इंडिया में इंड एएस है, इंड एएस, वैसे ही इंटरनेशनली क्या है? आईएफआरएस। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कंपैरिजन के लिए। एक है हमारा आईएफआरएस और एक है हमारा इंड एएस। ठीक है। आईएफआरएस क्या है? जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंडियस क्या है? जो इंडिया फॉलो करता है। इंडिया क्या करता है? फॉलो करता है। कब आए थे? 2015 में आए थे। किसने दिए थे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिए थे। ठीक है, याद रखोगे आप इनको। और ये बनाए क्यों गए? क्योंकि हम ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं। ये आईएफआरएस की कन्वर्जेंस में क्या गए थे? बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है, ये ना पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहला है हमारा एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किससे रिलेटेड है? इंडिया से रिलेटेड है। क्या करते हैं? अकाउंटिंग के रूल्स और गाइडलाइंस बताते हैं। दूसरा क्या है हमारा? इंड एएस। इंड एएस का क्या मतलब है?
इंड मतलब इंडियन और एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी किससे रिलेटेड है? मेनली इंडिया से रिलेटेड है। बस इतना डिफरेंस है, ये आईएफआरएस कन्वर्ज्ड है, मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जब आप ग्लोबली ट्रेड कर रहे हो तब आप इंड एएस को क्या करते हो? यूज करते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इनको इंडिया यूज नहीं करता, ये इंटरनेशनली ग्लोबली वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं। ग्लोबली यूज किए जाते हैं किसके लिए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। किसके लिए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। और लास्ट आता है हमारे पास गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मेनली किससे डिराइव्ड है? यूएसए से डिराइव्ड है, और यूएस प्रिंसिपल्स और रूल्स पर क्या है? बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए चारों है क्या? इंडेस क्योंकि अभी लेटेस्ट ही आया था 2015 में, तो ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आईएफआरएस कन्वर्ज्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। आई होप समझ आया होगा आपको चारों का डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि जो आईएएस है वो क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कब बनी थी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी? 1973। नेक्स्ट है जो यूएस गैप है, 1973 फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपके पास पेपर में क्वेश्चन बनता है कि एएसबी फॉर्म्ड इन विच ईयर? एएसबी इसका ईयर पूछा गया है पेपर में। तो एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इसकी फुल फॉर्म। कब बनी थी ये? 1977 में बनी थी। किसके थ्रू फ्रेम की गई थी? आईसीएआई के थ्रू फ्रेम की गई थी। ये तीन फैक्ट यहां पर याद रखोगे। एएसबी की फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बनी थी? 1977 में बनी थी। किसके थ्रू फ्रेम आउट की गई थी? आईसीएआई के थ्रू फ्रेम आउट की गई थी। आईसीएआई की फुल फॉर्म क्या है? ये हम आगे की उसमें पढ़ेंगे स्लाइड में, मैंने इसका क्वेश्चन भी डाला हुआ है और इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी डाला हुआ है मैंने आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे पास आईएफआरएस। आईएफआरएस कब आए थे? 2001 में। किसने दिए थे? आईएएसबी ने, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 2001। और लास्ट है 2015 में हमारे क्या आए थे? इंड एएस आए थे। ये किससे रिलेटेड है? ये आईएफआरएस कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मेन यहाँ पर आपको तीन चार फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। पहला, एएसबी 1977 किससे रिलेटेड है? आईसीएआई से रिलेटेड है। दूसरा 2001 किससे रिलेटेड है? आईएफआरएस से रिलेटेड है। तीसरा 2015 किससे रिलेटेड है? इंड एएस से रिलेटेड है। आई होप तीनों फैक्ट आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखोगे। नेक्स्ट आता है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ना आईसीएआई की डिटेल डाली हुई है। ये क्वेश्चन लास्ट केवीएस जो 2023 में एग्जाम हुआ था वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि आईसीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इस पर स्टार मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर सकते हो। ये इसका हेडक्वार्टर उन्होंने पेपर में पूछा था। आपको पहली बात इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा इसका फॉर्मेशन ईयर पता होना चाहिए, कब बना था ये? 1949 में। कौन से एक्ट के अंडर? कौन से एक्ट के अंडर बना था? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। है क्या ये? एक स्टेचुरी बॉडी है। क्या है ये? स्टेचुरी बॉडी है। करता क्या है? सीए प्रोफेशंस को क्या करता है? रेगुलेट करता है, सारे नॉर्म्स प्रिंसिपल्स इशू करता है। और इसी ने ही क्या करा था? एएसबी को डेवलप किया था। कब किया था? 1977 में। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये आपको पेपर के लिए अच्छे से याद होने चाहिए। आपके सब पीजीटी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देती हूँ। पहला हमने आईसीआई, इसकी फुल फॉर्म पढ़ी, क्या थी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बना कब? ये बना 1949 में। किसके अंडर? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये तो केवीएस 2023 के पेपर का क्वेश्चन भी है कि आईसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसकी फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर। सेकेंडली, ये करता क्या है? इसका रोल क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है जो सीए प्रोफेशन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है, उसको रेगुलेट करता है, उसके लिए नॉर्म्स इशू करता है, गाइडलाइंस इशू करता है। और इसने जो था ना एएसबी को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एएसबी क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बनी थी एएसबी? 1977। ये तो यूजीसी नेट के कॉमर्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। आई होप क्लियर हुई होगी आज की क्लास। यहाँ पर मैं बस 2 मिनट का एक क्विक रिवीजन देती हूँ। पहला, तीन ऑब्जेक्टिव थे जो हमारा, रिलायबिलिटी, दूसरा कंपेरेबिलिटी और तीसरा यूनिफॉर्मिटी। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थी ये चीज।
दूसरा आपको पता होना चाहिए ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तीसरा आपको पता होना चाहिए एएसबी कब बना, 1977। आईएफआरएस कब बना, 2001। और इंड एएस कब बना, 2015। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जो एएसबी है वो किसने दिया था, आईसीएआई के एफर्ट से ही बना था वो। नेक्स्ट आपको आईसीआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपको इसका फॉर्मेशन ईयर पता होना चाहिए, 1949। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए करता क्या है, सीए प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टेबल भी दी है। एज सच यूजीसी नेट में तो देखो हर साल ही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में तो आता ही आता है, बट कई बार पीजीटी एग्जाम्स में भी देखा गया है तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे रिलेटेड है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से। 10 किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। पहले फिक्स्ड एसेट्स होता था नाम, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जैसे हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट वाला इंपॉर्टेंट है, अमलगमेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम परचेज कंसिडरेशन के नाम से भी जानते हैं, सीधा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ऑप्शन में अगर मिल जाए आपको परचेज कंसिडरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, ईपीएस का। ईपीएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, इनकम टैक्स का। इनके इंड एएस भी आपको पता होने चाहिए, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि हमारे पास गुडविल का चैप्टर है ना, तो इंटेंजिबल एसेट्स का आपको पता होना चाहिए। कौन सा है, एएस 26। कौन सा है, एएस 26। एक बार गो थ्रू आपको कर कर जाने हैं। जब हम पीवाई क्यूज पढ़ेंगे तो हम उसमें मैं उसमें बताऊंगी भी कि कौन से आए हैं पेपर में, तो वो आपको पता होने चाहिए। पर जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे 12th का चैप्टर ही है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो आपको अच्छे से ही याद होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 3 है। जैसे समटाइम्स इन्वेंट्री का टॉपिक भी अगर गिवन होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में, कॉस्ट के भी कुछ टॉपिक्स गिवन होते हैं जैसे डीएसएसबी के सिलेबस में, तो इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 2। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जब हम एफएम वाला टॉपिक पढ़ते हैं बिजनेस स्टडी में, तो ईपीएस की हम बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर का कौन सा है, एएस 20। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजीसी नेट में आया हुआ है, इसका एएस कौन सा है, 21। इनकम टैक्स का कौन सा है, 22। और सेम एज इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल से रिलेटेड है, तो इसका कौन सा है, 26। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद होने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट इंड एएस भी दिए हुए हैं, जैसे एएस 2 और इंड एएस 2 बिल्कुल सेम है। एएस 2 और इंड एएस 2 किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री का टॉपिक भी है सिलेबस में। वैसे एएस 3 है कैश फ्लो का, और इंड एएस क्या है, 7 है। इंड एएस क्या है, 7 है। तो आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो का एएस 3 है और इंड एएस क्या है, 7 है। जैसे इनकम टैक्स का एएस था 22 और इंड एएस क्या है, 12 है। क्लियर है। और भी जैसे यहाँ पर मैंने सारे दिए हुए हैं, आपको सारे एक बार पेपर के लिए अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे अर्निंग पर शेयर है, ये टॉपिक हमारे एफ उसमें आता है, बिजनेस स्टडी में क्लास 12 में वर्ड आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर के लिए। तो ईपीएस का भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए पेपर के लिए कि एएस कौन सा है और एनडीएस कौन सा है। तो आई होप आप अच्छे से इसको रिवाइज करोगे। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे भी हुए हैं कि ये पेयरिंग तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एएस 2 और इंड एएस 2 इन्वेंट्री है, एएस 3 इंड एएस 7 कैश फ्लो है, पीपीई है, एएस 10 मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यहाँ पे पीपीई का मतलब ये है, मैं फुल फॉर्म लिखना भूल गई। एएस 11 और इंड एएस 21 फॉरेन एक्सचेंज, एएस 15 इंड एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, एएस 16 इंड एएस 23 बोरोइंग कॉस्ट, एएस 18 इंड एएस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एएस 19 इंड एएस 116 लीजेस से रिलेटेड है, एएस 20 इंड एएस 33 ईपीएस से रिलेटेड है, एएस 21 इंड एएस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, एएस 22 इंड एएस 12 इनकम टैक्स से रिलेटेड है, एएस 26 और इंड एएस 38 क्योंकि इंटेंजिबल एसेट गुडविल का चैप्टर है हमारे पास अकाउंट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 38 और 26 इंटेंजिबल है,
इम्पेयरमेंट है 28 और 36, 29 और 37, प्रोविजंस एंड कंटीजेंट। ये मैंने कुछ पीवाईक्यू से ही उठाया हुआ है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल आपको एक बार पता सारे होने चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि एमसीक्यूज को देखकर भी हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है जब हम मतलब पिक एंड ड्रॉप करते हैं ना, कि एक ऑप्शन हमें, अगर ऑप्शंस को रिजेक्ट करने वाले मेथड से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं पेपर में, तो उससे भी हमें एक बार में आइडिया आ जाता है कि कौन सा एएस या इंडेस किससे है। तो यहाँ पर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आगे मुझे नेक्स्ट क्लास में इसकी एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको कंटेंट। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ आया हो, तो प्लीज जरूर से लर्निंग नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।